चलिए, तो हम अपने आखिरी सत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारे सत्र का नाम है आलू के आला महारथी, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर भंवरपाल सिंह जी को। भंवरपाल सिंह मंच पर आए। जोरदार तालियां हो जाए भंवरपाल सिंह जी के लिए। सत्येंद्र प्रताप सिंह फर्रुखाबाद से, सत्येंद्र जी जरा मंच पर आए। जोरदार तालियां हो जाए सत्येंद्र जी के लिए। आप ही के बीच के हैं लोग, उनके लिए जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई यहां से उठकर यहां पर आ रहा है तो उसने कितनी मेहनत की होगी अपने आम जिंदगी में, यह समझने वाली बात है। जोरदार तालियां हो जाए सत्येंद्र पाल सिंह जी के लिए। जितेंद्र अवस्थी, जितेंद्र अवस्थी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जितेंद्र जरा आए मंच पर। जोरदार तालियां जितेंद्र के लिए। और नितिन चौधरी मेरठ से है, नितिन चौधरी, जोरदार तालियां हो जाए नितिन के भी लिए। आप लोग आसन ग्रहण करें, बैठें और नहीं, वो आप नाम देख करके बैठे। पुष्पेंद्र जैन जी कृपया मंच पर आए। तो ये आज का हमारा आखिरी अब सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, और उसकी हम शुरुआत करेंगे। ये सभी प्रगतिशील किसान हैं और जाहिर सी बात है अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हमारे बीच आप सभी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है सबसे पहले, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। तो इस चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मुझे लगता है कि जिनके बारे में यहाँ आप चेहरे देख रहे होंगे, ऊपर स्क्रीन पर भी आपको इनके चेहरे नजर आ रहे हैं, तो इनके बारे में बात करते हुए भंवरपाल सिंह आज अगर यहाँ पर ये बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, उसके बाद हम सवाल जवाब तो होते रहते हैं। तो अगर इनकी बात करें, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के महुआ गांव की मिट्टी से आते हैं भंवरपाल जी। साथ ही साथ साल 1987 में इलाहाबाद से इन्होंने लॉ में स्नातक की है, और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की है आपने। मगर मिट्टी की पुकार मिली तो 1992 में वापस गांव आकर खेती की आपने शुरुआत की। भंवरपाल सिंह को गेहूं, मिर्च और धान की खेती के लिए भी कई जिला स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। साल 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। भंवरपाल सिंह जी ने साल 2000 में आलू की खेती की शुरुआत की, और इस समय 80 से 100 एकड़ में आलू की खेती कर रहे हैं। सही कहा मैंने? जोरदार तालियां हो जाए। 100 एकड़ भूमि में आलू की खेती कर रहे हैं, प्रगतिशील किसान हैं, आज इस मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। वाकई उपलब्धि की बात है, और इनसे बात करना भी बेहद जरूरी है, ताकि आप लोग जो उस तरफ बैठे हैं वो जान सके जो समस्याएं आप लोगों को आ रही है, आखिर उससे कैसे इन्होंने पार पाया है। सत्येंद्र सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी फर्रुखाबाद से आते हैं। सत्येंद्र सिंह की जी आलू की यात्रा इनकी 5 दशकों से भी ज़्यादा समय से चल रही है, जैसा कि आपने बताया है, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की उपजाऊ ज़मीन से जुड़ी हुई है। आपकी कहानी खेती किसानी के बारे में नहीं, ये भारत के आलू उद्योग के विकास और किसानों की दृढ़ता का जीवंत उदाहरण है। आपके जीवन के बारे में भी हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। 80 एकड़ में आलू की खेती आप कर रहे हैं। तो आज चूंकि आलू अधिवेशन ही है, तो इस पर आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होगी। नितिन चौधरी जी, नितिन चौधरी जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहलोलपुर गाँव से आप आते हैं, और इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है। साथ ही पिछले करीब 25 सालों से खेती कर रहे हैं। आलू, गेहूं, धान के साथ साथ आम और कई तरह के बागवानी और फसलें भी आप करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। जितेंद्र अवस्थी जी यहाँ पर मौजूद हैं। जितेंद्र जी अलीगढ़ से आते हैं और आलू की खेती में अलीगढ़ के किसान जितेंद्र अवस्थी का बड़ा नाम यहाँ पर है। 7 से 8 साल ही आलू की खेती, 7 से 8 साल से आप कर रहे हैं आलू की खेती।
बिल्कुल। और इसमें क्या इन्होंने महारत हासिल की है, एक एक करके सबसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आते हुए आप ज़रा अपना माइक ले लें। ये बताइए कि समस्याएं तो कई सुन ली, और समस्याएं जब आपने भी शुरुआत की होगी आलू की खेती की, आपको भी आई ही होगी, आपने कैसे उससे पार पाया? पहले तो हम इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि हमको इस मंच पे बुलाया। देखिए मैम, आपने पहले ही बता दिया कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं और हम गए थे यूपीएससी क्रैक करने। दुर्भाग्य रहा या सौभाग्य रहा, हम खेती पे आ गए और खेती से हमको इंटरेस्ट पहले भी से भी था। जब हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तब भी से हमको इंटरेस्ट था खेती में। जब आए तो हमको हमारे लिए, चूँकि हमारे फादर ग्रैंडफादर खेती करते रहे हैं, तो कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ जो समस्याएं थी, सीड की समस्या, कुछ टेक्निकल समस्याएं थी, तो इसके लिए हमने जो है जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे कानपुर में चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय है, आकाशवाणी में जो कार्यक्रम आते रहते हैं, दूरदर्शन में कार्यक्रम आते रहते हैं, और आपके ही ग्रुप के जो हैं डॉक्टर जेपी सिंह साहब, ये जब टीवी में थे, इन्होंने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। हमारे बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, टेक्नोलॉजी बताते हैं। तो इस हिसाब से तो थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, और अगर आप कर्मठ हैं, आप प्रतिबद्ध हैं, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। तो आपका ये कहना है कि अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सर, आपके पास आते हुए आगे एक एक करके आपसे भी जानेंगे, आप अपने सफ़र के बारे में कैसे लोगों को बताएंगे? मुझे दोबारा पूछे प्रश्न क्या? आप अपने सफ़र के बारे में कैसे बताएंगे लोगों को? देखिए, खेती हमारे जीवन से जुड़ा हुआ पहलू है। हमारे पूर्वज एक कृषि और ऋषि प्रधान देश है। हमें पूर्वजों से खेती को मिला, और खेती मिलने के बाद आलू की खेती कुछ लेट शुरू हुई, सन 56 से कर रहे थे, लेकिन जब इसमें अग्रणी प्रगति हुई तो ये 1980 के बाद खेती आगे बढ़ी। मैं अपना पढ़ते हुए भी, ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएससी करने के बाद भी खेती में उतरा, तो मैंने इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कैश क्रॉप है। उस समय सीड को कोई नहीं लेता था। यहाँ के हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग खुद देने जाते थे, उनको लेते थे। उस समय ये इतना ज़्यादा नहीं था। तो खेती में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप समय को देखते हुए, हर तकनीक को अपनाते हुए, संतुलित फर्टिलाइजर देते हुए, और मैनुअल जैसे आपका हरी खाद है, गोबर की खाद है, इसको देते हुए, और मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, उसका ज़्यादा पीएच वैल्यू न बढ़े, उसकी उर्वरा शक्ति नीचे नहीं जाए, उसमें जितने भी आपके सूक्ष्म तत्व हैं या मेजर तत्व हैं वो सब बरकरार बने रहें, इनको ध्यान में रखते खेती करने के बाद खेती कभी घाटे का सौदा नहीं होती। खेती जब होती है जब लापरवाही होती है। तो इसलिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में सीड की जो हमारी अनुपलब्धता है, यहाँ 2001 में AEZ बना था उत्तर प्रदेश शासन काल में, तो उस समय हमको ब्रीडर बीज CPRI द्वारा मुहैया कराया जा रहा था, और उस समय काफ़ी उपलब्धता बड़ी, पर 2004 में बिना कारण बताए AEZ बंद हो गया। इसकी वजह से आज भी हम सैचुरेटेड नहीं हैं, बीज की उपलब्धता बहुत कम है। और जो प्रचलित वैरायटी कुपरी बहार है 3797 जिसको बोलते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट है, उसका एक्सपोर्ट भी होता है, तो उस वैरायटी की बहुत आवश्यकता है। मैं साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक कल बैठे हुए हैं, मैं इनसे उन्हें अपने इस मंच के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इस बीज को आप इसकी बढ़ाई, किसी भी उत्तर प्रदेश को तो खासकर, न पंजाब आपका धोती लेता है, तो इसलिए कुफरी बाहर की उपलब्धता बढ़ाएं। इसी अनुरोध के साथ कम से कम उत्तर प्रदेश का किसान बीज में पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। सत्येंद्र जी, आपसे हाँ, जरा आप भी बताइए, क्योंकि सबके अनुभव मायने रखते हैं। आपका अपना अनुभव किस तरह का रहा है इसमें? थैंक यू मैडम, धन्यवाद। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ बैठे हुए साइंटिस्ट महोदय, जो कि पहली बेंच है
जिन्होंने हमको ही नहीं, हमारे आलू को एक मुकाम दिया है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी आज फाइट कर पा रहे हैं। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 60 के आसपास की। रंगून से बीज आता था डलियों में, होता बड़ा सुंदर था, छोटा छोटा था, रंगून वहाँ से आता था। उस टाइम में मैं छोटा ही था बहुत, तब से मैंने इस काम को देखा है। मैं उस टाइम में हम लोग अपने यहाँ से कमालगंज छोटी सी जगह से गुजरात भी पूरी ट्रेन लोड करते थे, पंजाब भी लोड करते थे, सब जगह करते थे। और आपको बताएं, बड़ी अजीब बात आप सुनेंगी, आज से करीब वही 60 के बाद के चक्कर में आपकी शादी, लड़के की शादी यही पूछ के होती थी कितने बीघा आलू है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। हैसियत की आपका आकलन आलू से होता था, आलू से होता था। वो मैंने खूब देखा है। और फिर वो बुरे दिन भी देखे हैं किसान के कि हमारे यहाँ का पूरा सोना शाहजहांपुर के बनियों के यहाँ चला गया। मतलब ये समझिए बेचारा इतना दिवाला निकला। लेट ब्लाइट मैं अपनी खुद बता रहा हूं। मैं बैठा हुआ था, बड़ी अच्छी मेरी क्रॉप, मैंने कानपुर से पहुंचा ताऊ जी से और मैंने अपनी खेती पे चार्ज लिया, बड़ा खुश। अरे वाह, क्या पूरे खेत लहरा रहे हैं। ताऊ जी मेरे बुजुर्ग थे, मजाक नहीं कर, स्ट्रिक्ट थे, ब्लॉक प्रमुख थे वहाँ के। रात को फोन करते, बेटा आलू तो रहो नहीं, मतलब आलू तो खत्म हो गया। ताऊ जी मुझसे तो कभी मजाक करते नहीं। मैंने ड्राइवर से कहा जीप निकालो, और मैं अपने कोर्ट से वहाँ पहुँचा तो जैसे महक आ रही थी खेत से। आप लोगों को पता होगा जब लेट ब्लाइट लगती थी तो महक आ रही थी। तो एक ही संस्थान था मुझको बचाने वाला। मैं सब जगह घूम आया, कुल्लू, मनाली, पूसा ऊसा। एक संस्थान था CPRI। वहां जाके मुझे एहसास हुआ, मुझे कहना पड़ा कि वास्तव में ऋषि मुनि हुआ करते थे। तब जंगल था, अब तो वहां मैकडोनल्ड एवरीथिंग इज देयर। एट दैट टाइम वो कुछ नहीं था वहां पे। एक बस से मैं रात को उतरा और मैं उतर तो गया, और डॉक्टर जगपाल सिंह गाली देने लगे मेरे को कि ब्लडी पास्टर फर्रुखाबाद नहीं करूंगा, क्योंकि फर्रुखाबाद वाले उनको ध्यान ही नहीं दिया। मैं भैया फंस गया। मैंने अब मैं कहाँ गया। खैर उन बेचारों ने हमको अपने घर में रखा रात में, कि कोई बस नहीं जाती थी, कोई साधन नहीं था। आज CPRI बहुत बदल गया उस जमाने से इस जमाने में। आज तो हर चीज है, बड़े बढ़िया होटल हैं। तो बताना इसलिए चाहता हूं, शॉर्ट में कर दूं, कि CPRI के साइंटिस्टों ने, जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो रहते तो जंगलों में थे, करते थे कल्याण समाज का। तो ये इस बेंच को मैं ऋषि मुनि मानता हूं जो आगे बैठी हुई है, साइंटिस्टों। जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। हाँ, आलू के ऋषि मुनि है। बट भाई वो ऋषि मुनि किसी भी तरीके से हो, हमारा कल्याण कर रहे हैं ना। हम किसानों के कल्याण में सोच रहे ना। नहीं सोचिए, एक रात में लेट ब्लाइट में मेरे पास क्या बचा था? कुछ नहीं। मैं शहर से नया लड़का गया था, हीरो बन के, ड्राइवर भी है, जीप भी है, फॉर्मिंग कर रहे हैं, सब कलाकारी उतर जाती है। आप लोगों ने बचा ली। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। साइंटिस्टों ने बचाई। और CPRI बाद में हमारा आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। मैं आज शख्स का नाम लेने से नहीं पीछे हटूंगा, डॉक्टर जगपाल सिंह, जो कि दिल्ली में मुझसे डायरेक्टर बोले थे, अब तुम जाओ बेटा, परेशान मुझे लग रहे हो, तुमको ठगा है कुछ लोगों ने ना, अब तुम जाओ CPRI। वहां ऐसा एक साइंटिस्ट मिलेगा जो कि साइंटिस्ट भी है और किसान भी है। तो सबसे बड़ी बात, अभी मंच में बैठे सुन रहा था, आप लोगों की भाषा अब थोड़ी सी ऐसी हुई है कि किसानों को भी समझ में आ जाती है, पहले नहीं आती थी। कतई बाउंस होती थी ऊपर, जैसे बॉल नहीं ऊपर से बाउंस होती है। अब आप लोग थोड़ा सा हिंदी में उसको क्या कीजिए, रूपांतरण या पत्रांतरण करके हम लोगों को समझाते हैं, किसानों को। हम लोगों से मतलब मेरा किसान से, तो एक लगता है नहीं, बिल्कुल और अच्छा लगता है। आज आप लोगों की देन है CPRI। मैं बहुत एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। धन्यवाद के लिए सर, आपको थोड़ा सा और टाइम दूंगी, जरा और आगे बढ़ते हुए आपको दोबारा मैं मौका दूंगी, जरा और आगे बढ़ाते हुए। नितिन यहाँ पर है। आप सभी को नमस्कार। CPRI की समस्त टीम, सबको मेरा। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये बताइए कि अनुभव तो हम जान ही रहे हैं सबके, लेकिन आपको देखकर, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि खास करके आप लोग प्रेरणा बन सकते हैं युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि अब भी ट्रेडिशनल फार्मिंग में
बहुत कम युवा पीढ़ी को हम देख पाते हैं, इन चेहरों को, नौजवानों को हम देख पाते हैं। तो एक तो ये बताइए कि वजह क्या बनी आपकी कि आपको खेती में, आपने सोचा कि खेती में ही मुझे करियर आगे बढ़ाना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि सबसे पहले जो भी हमारी क्रॉप है उसका सबसे अच्छा बेनिफिट जब है जब हम हमें उसका अच्छा रेट मिल सके, राइट। तो परंपरागत खेती सभी कर रहे हैं, सभी मंडी में अपना आलू सेल करते हैं। जैसे कि कोई भी व्यापारी है, किसान है, जाते हैं मार्केट में सीधा अपना आलू बेच देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ज़्यादा लंबा मेरा अनुभव नहीं है, मतलब मुश्किल से 7-8 साल रहे हैं अभी इस काम में मेरे। लेकिन हमने क्या है कि अपने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम की कुफरी सूर्या जो प्रजाति है, उस आलू का लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट किया था तेहरान और बहरीन के लिए अपने आलू का। तो वो भी साइज मैडम पर्टिकुलर साइज था 250 ग्राम प्लस, जो ओवर साइज है, जो कि यहाँ का मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं ओवर साइज है, बम्फर है, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इवन कोई भी आदमी उस आलू को नहीं मांगता। तो संस्थान की वैरायटी कुफरी सूर्या है, उसका हमने लास्ट ईयर भी 2 कंटेनर अपना मटेरियल हमने बहरीन तेहरान के लिए भेजा है, और अगले महीने जून में भी हमारा कंटेनर शिपमेंट कंफर्म हो गया है। और CPRI की टीम की बड़ी अनंत कृपा, असीम कृपा से हम उसे भी कर पाएंगे आगे जून में। तो आप इसका क्रेडिट आप किससे देना चाहेंगे? CPRI मतलब जनक है, इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई सब्सिट्यूट नहीं है। CPRI क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है मैम आप लोगों को फिर से ऊपर बुलाना पड़ेगा यहाँ पे एक बार अलग से थैंक्स बोलने के लिए। जी आगे बढ़ते हुए जितेंद्र जी। नमस्कार। हमें ये खेती का पेशा जो है विरासत में मिला है, पीढ़ी दर पीढ़ी खेती चली आ रही है। बाकी हम अपने नए तरीके से जो खेती कर रहे हैं, तो मैं आलू में बीज उत्पादन का कार्य कर रहा हूँ। रही बात समस्याओं की, तो हमारे जो ऋषि मुनियों की जो सानिध्य दिया गया, तो हम उनके सानिध्य में पहुँचते हैं तो सभी समस्याओं का निवारण उनके पास जाने के पर हो जाता है। तो ये हमारी जो है सब नहीं, लेकिन ये मन में नहीं आता है कि जैसे अक्सर जो युवा पीढ़ी है वो ये सोचती है कि बेहतर ये, क्योंकि देखिए सभी पढ़े लिखे हैं, किसी ने लॉ किया है, कोई BSc किया है, किसी ने कुछ पढ़ाई की साइंस में किया है। तो सबको ये लगता है कि आसान नहीं है कि यार सीधे सीधे पढ़ो, शहर में नौकरी लो, एक फिक्स सैलरी आपकी आएगी, घर चलेगा, कौन खेती बाड़ी करे। आज़ादी, खुली आज़ादी जो है वो हमें अपने खेती पेशे में है, नौकरी में हमें खुली आज़ादी नहीं है। आज मन है काम करने का, कर रहे हैं। मन था लखनऊ आने का, लखनऊ आ गए। शॉर्ट टाइम में हमने जो है लखनऊ कवर किया कल मेरठ से। क्या हम नौकरी पे होते हुए ये सब सोच सकते थे? छुट्टी लेके आना पड़ता मैडम। ये खुली आज़ादी है। अगर बॉस देता तो। मैं एक सेकेंड जी बताइए। आपने जैसे कहा कि जॉब कर सकते हैं, लेकिन आलू में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम में। ऐसा नहीं है, जैसा उसका नाम है, जैसे वो किंग है, वेजिटेबल ऑफ किंग, आलू राजा है, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी से बेहतर यानी एक्सपोर्ट वाला काम है, मार्केट से कहीं ज़्यादा रेट उसमें हमें मिलना है, ऐसा नहीं है। और वहाँ कंटिन्यू इतनी डिमांड है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहते हैं आप एवरी वीक कंटेनर आप दे दो अगर आप मटेरियल रेडी कर पाते हो। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आप ही लोगों से ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि आपसे इसलिए सवाल क्योंकि बाकियों के मुकाबले थोड़ी उम्र आपकी कम है इनसे। तो ये बताइए कि जब नई सोच, नई पीढ़ी जब आती है ट्रेडिशनल खेती में, इस तरह के जहाँ पे आपके दादा परदादा खेती किया करते थे, तो ये बताइए कि क्या पुराने पहले के लोग बचते हैं नए तकनीकों से, या फिर आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, मुश्किलें कुछ और हैं, वजह कुछ और है? इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते। जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो आज के नए नए एवेंचर हमारे अभी हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हैं, तो पुराने लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना वो इतना अवेयर हैं कि उसको समझ सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी खेती उनके हाथ में है, उन्होंने सिखाई है, वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे मतलब सब सम्मानित हैं। लेकिन जो नया लेटेस्ट अपडेशन हो रहा है एग्रीकल्चर में, जैसे अभी वो सर कह रहे थे कि AI को लेके जो एडवांस जो चीज़ें हैं हमें बिफोर पता चल जाएंगी, तो ये सब चीज़ें बड़ा क्रांति हैं इसमें खेती के लिए, और बड़ा आने वाले टाइम के लिए यूजफुल भी है। सत्येंद्र जी। हाँ। मैं ये कह रहा था मैडम, हमारा फर्रुखाबाद पड़ता है, इस साइड कन्नौज पड़ता है, थोड़े से आगे बढ़ेंगे कानपुर पड़ता है, उधर जाएंगे इटावा पड़ता है, उसके बाद जाएंगे एटा पड़ेगा, मैनपुरी पड़ेगा, आगरा पड़ेगा। लेकिन एक भी प्रोसेसिंग वैरायटी की यूनिट, हम कहते हैं पाउडर ही बनाइए,
क्यों नहीं हमको मिलती हैं? 14 चीजें मिल जाती हैं गुजरात को, 14 18 फैक्ट्री है उनके पास। भाई जब हमको हमारा चीज बिकेगा, टेबल पोटैटो, मैं आदमी और साइंटिस्ट महोदयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, हर पोटैटो को ऐसा बनाइए आप लोग प्लीज, जो 2 रास्ते निकले, टेबल पे भी जाए और प्रोसेसिंग में भी जाए, टेबल में भी जाए और प्रोसेसिंग में भी जाए, ताकि उसके पास 2 रास्ते हो किसान के पास। अरे यार क्या करें, अब तो बिक नहीं रहा तो भैया इधर बेच दो। और प्लस हम ये नहीं कहते हमारे जिले में आप कोई फैक्ट्री लगवाने की, कोई गवर्नमेंट से मेरी डिमांड है कि भैया आप एटा में दे दीजिए, भैया आप आगरा में दे दीजिए, भैया आप फरुखाबाद, कन्नौज, कहीं तो 6 7 8 10 जिले, कितना किसान प्रभावित होगा। और आलू में हमारे यहाँ, माफ करिएगा, हम जन्मदाता हैं वहां पर फरुखाबाद, मुझे पता है कि हमारे यहाँ 100 साल से आलू होता था, हो रहा है, और पूरे इंडिया का लोडिंग हमारे यहाँ से ही होती थी। अच्छा ये बताइए, आप में से कोई ये जवाब दीजिए कि फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है खास करके यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का, आपको नहीं लगता आप लोगों को कि जितना काम होना चाहिए था या जितना वो कर सकता था, जितनी क्षमता थी, उतनी हुई नहीं है? क्योंकि आलू से ही, एक ही प्रोडक्ट से, जैसे अभी तो सीधे सीधे आलू खेत में किसान उगाता है, उसके बाद सीधे आलू जा करके बेच देता है, लेकिन आलू से ही कितने वैरायटीज बनते हैं, न सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रही। वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं, पर कैप्टा हमारे यहाँ आलू की खपत बहुत कम है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में जितनी आप ग्रेवी खाते हैं सब्जी में, उसका 30 to 40% पोटैटो का मैश होता है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूं? आप लोग बताइएगा। हाँ, चोखा बनता है, चोखा। कितनी बड़ी खपत। हाँ जी, चोखा, लिट्टी चोखा, मैम बता रहे थे ना, उसमें बहुत जो उपयोग में वो कई तरीके से आता है, जैसे उसको बिहार में लिट्टी के साथ चोखा बनता है उसका। हाँ, उस पे आ रहा था। हाँ। अब हर मोहल्ले में, हमारे यहाँ कानपुर में, दिल्ली में, फलाने, जहां भी आप, लखनऊ में बैठे हुए, टिक्की बन रही। अगर उस आदमी को पाउडर मिलेगा और सीधे यूं डालेगा, उबालेगा नहीं, उबालने का काम तो फैक्ट्री वाले ने किया। क्यों मैडम, यही है। माइक आगे कर लीजिए सर, माइक ऊपर कर लीजिए, माइक ऊपर कर लीजिए। अच्छा, ऊपर। हाँ, तो कर लिया उसने, फटाक से पैकेट निकाला, पकौड़ी तली, ये लीजिए, यू किया, टिक्की दवाई, ये लीजिए। तो ऐसी फैक्ट्रियां, हाँ, कई लोग लगाने को होंगे अगर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत सब्सिडी दे, और प्लस तो फिर आप ये समझिए हमारे किसानों का भला होने से कोई रोक नहीं सकता जो आलू पैदा करते हैं। सवाल तो यही है, आप लोग जवाब दीजिए कि क्यों क्यों नहीं रहा। समझ तो हम भी रहे सर, आप जवाब दीजिएगा अब इसका, आपके पास माइक है, कि ये बात तो हम भी समझ रहे हैं कि कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन रुके क्यों हुए हैं, रोक कौन रहा है? इन लोगों से चाहता हूँ ये लोग सब कुछ। सर आप बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम रुके हुए क्यों हैं, इसका एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जो भी हम आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं मैडम, हमारे बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं, तो जो अभी सज्जद प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि हमको कोई ऐसी वैरायटी ईजाद साइंटिस्टों को करनी होगी जो हीट टॉलरेंस भी हो और दोनों रास्तों से जा सके। वो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट भी काम करे, प्रोसेस में भी काम करे और टेबल में भी काम करे। सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अब तक आलू आधारित ऐसे उद्योग नहीं है, जिससे कि बड़े उद्योग नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। आगरा कई सालों से मांग करता आ रहा है, लेकिन आज तक जो है हमको एक आगरा क्या हम कहते हैं, कभी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं 2-3 ऐसी फैक्ट्री आलू आधारित उद्योग लगे जिससे कि हमारा आगे आलू की खपत भी बढ़े, जो गिलट आता है उसका समाधान भी निकल सके। अब कभी तेजी आती है, कभी मद्दा मिलता है, बहुत कुछ लागत से भी कम मूल्य मिलता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारा आलू दोनों जगह जाए। एक्सपोर्ट के लिए जो बात आ रही है उसमें हम इतने सक्षम नहीं हो पाए। हमको फाइटोसैनिटरी जो हमको प्रमाणित किया जाना चाहिए, ऐसी लेवल नहीं है कि हम भेजें जो हमारे साइंटिस्ट महोदय कह रहे थे वहाँ से निरस्त होकर आ जाएगा, क्योंकि उसकी गुणवत्ता युक्त अगर हमको लेना है तो उसको लैब होनी चाहिए। हमारा फर्टिलाइजर बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है, उसमें मानक के अनुसार प्रदेशों में जाए तो निर्यात भी हो, ऐसी वैरायटी हो जो कि रोग रहित हो, गुणवत्ता युक्त हो। मैम को माइक दीजिए।
अभी देखिए, आपने बात की थी कि आपके पास ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो कि भोज्य आलू और जो है प्रसंस्करण में दोनों में इस्तेमाल है, लेकिन मैं आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि CPRI ने कुफरी संगम एक प्रजाति जो है ऐसी डेवलप की है जो कि भोज्य आलू के लिए भी है और प्रसंस्करण के लिए भी है। धन्यवाद। नहीं है मैडम, मैंने बहुत मजा किया, मेरे पास बहुत है आज भी। कुछ रीजन में जा रहा है सर ये संगम भाई साहब गड्ढे में चल नहीं, कुछ रीजन में चल रहा है। माइक लीजिए। जी सर बताएं। एक एक करके जवाब दूंगा कि जो हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग वैरायटी हैं, भाग्यवश वो खाने में भी बहुत अच्छी हैं। चिप्सोना जो प्रजातियां हैं, तो जो भी हमारी चिप्सोना सीरीज़ की वैरायटी हैं वो आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि सूर्या इन्होंने एक्सपोर्ट किया, तो उसी में अभी किसी ने बिसौली से फ्राई सोना भी एक्सपोर्ट किया 250 ग्राम वाला, तो वो भी वहाँ एक्सेप्टेबल हो गया उनको फ्राई सोना, जबकि बेसिकली फ्रेंच फ्राई की वैरायटी है। पुष्पेंद्र जी ने सवाल उठाया कि हीट टॉलरेंस में काम कर रहे हैं, तो हीट टॉलरेंस में सूर्या के बाद हमारी 2 वैरायटी और आ चुकी हैं, किरण और भास्कर, तो इसका भी जल्दी ब्रीडर सीड आपको मिलेगा और अच्छी वैरायटी है वो। तीसरी बात आप लोगों ने उठाई कि यहाँ प्रसंस्करण उद्योग नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल में तस्वीर बदली है उत्तर प्रदेश की, और कम से कम 8-10 यूनिट आपके आसपास या तो लगने वाली हैं या चालू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 8-10 यूनिट, जैसे कोसी में पेप्सी का प्लांट आया है, नोएडा में हल्दीराम फ्लेक्स का प्लांट लेके आ रहा है, मैरिनो हापुड़ में काम कर रहा है, एग्रिस्टो का फ्लेक्स का प्लांट बिजनौर में काम कर रहा है, और एक अभी जो हमारे साथी बैठे हैं JK फूड वाले, ये लोग गजरौला में प्लांट लगाने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। तो इसी तरह धीरे धीरे लगभग एक काशीपुर में, उत्तराखंड में है भले ही वो, लेकिन काशीपुर में 2 प्लांट काम कर रहे हैं, एक फ्रेंच फ्राई का, एक चिप्स का। छोटे प्लांट है लेकिन काम कर रहे हैं वो। तो इस तरह कम से कम 10 प्लांट, मतलब अब प्रोसेसिंग में भी जो सिनेरियो चेंज हो रहा है यूपी का। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो CPRI का जो है ना, देखिए हर एक स्टेक होल्डर की एक लिमिट है। जैसे हमारे मीडिया पार्टनर आज तक हैं, तो ये हम सबको एक जगह मिला के बातें करा रहे हैं, तो इससे भी बहुत चीज़ें निकलेंगी। इसी तरह हर स्टेक होल्डर का ये एक लिमिट है, जैसे हम लोग आपको प्रजातियाँ डेवलप करके दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, लेकिन उसके अगला स्टेप फार्मर का है, प्रोसेसर प्राइवेट पार्टनर का है, और वो लोग काम करेंगे। तो हर एक की एक लिमिट है, और सभी जो स्टेक होल्डर हैं अगर वो मिलेंगे तो एक्सपोर्ट भी होगा, प्रोसेसिंग भी होगी, सीड भी बनेगा, सब काम होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है, ऋषि मुनि लोगों से कि भाई एक अन्वेषण और कर दें। ऐसी वैरायटियाँ जैसे चिप्सोना, नो डाउट बहुत अच्छी वैरायटी है, खाने में, चिप्स में, एवरीथिंग इज, उसके अंदर सब कुछ है। परेशानी हम हो क्या रहा है भाई साहब, समाज, लोग बट रहे हैं, लोग घर टूट रहे हैं। हमारे यहाँ स्पेशली जो लैंड्स हैं, किसी के पास आज की 3 एकड़ थी या 5 एकड़ थी, अब वो रह रही है 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ में। तो वो चाहता है आलू भी कर लूँ, कैश क्रॉप हो गई, जेब में पैसे आ गए, उसके बाद मैं गेहूं भी कर लूँ। तो उसमें होता क्या, इस बीच में 4.5 महीने चिप्सोना लगा जाता है भाई साहब, और 4.5 महीने में उसका फिर उधर गेहूं नहीं हो पाता। अब एक चीज़ चालू हो गई है, मक्का भी लेट हो जाती है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो, आप लोग कर डालेंगे, पता है हमको, ऐसी वैरायटी जैसे संगम आपने देने की कोशिश की कि 90 डेज में तैयार हो जाए, और अब चिप्सोना 3 दी थी आप लोगों ने, शायद 90 डेज में तैयार हो जाए। ऐसे और भी कई वैरायटियाँ आपने लोगों ने मार्केट में डाली हैं, लेकिन चिप्सोना के टक्कर में अभी कोई नहीं है। अगर 90 डेज पे आप ला कर 1-2 वैरायटियाँ हम लोगों को और दे दें, मैं एज ए किसान बोल रहा हूँ, तो हम लोगों की स्पेशली जो फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये आसपास जितना एरिया, एटा, इटावा, मैनपुरी, इनकी सबकी काया पलट हो जाएगी किसानों की। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज। बिल्कुल भंवरपाल जी, आप ये बताइए, आप तो सिर्फ आलू की खेती करते हैं? हाँ, आलू भी करते हैं, गेहूं, मिर्च सभी करते हैं। अच्छा, बाकी मेन है। जैसे अभी हुई बात की चिप्सोना जो चिप्सोना रेंज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्रोसेसिंग से ज़्यादा टेबल में यूज की जा रही है। अगर पूरी यूपी का आप रेशियो ले लें, अगर ईस्टर्न यूपी छोड़ दें, तो सबसे ज़्यादा यूज की जा रही है प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग ज़्यादा टेबल में। एक जो हमारा कहना है कि एक ये भ्रांति तोड़ दी जाए कि आलू खाने से मोटापा बढ़ जाता है, ये भ्रांति है। हाँ, ये भ्रांति है। अगर नहीं आलू मोटापा बढ़ता है
अगर आलू की संगत गलत होगी, अगर आलू आप तल कर खाएंगे तो निश्चित रूप से मोटापा बढ़ जाएगा। उसको आप भून के खाएं, उबाल कर खाएं, बाटी खाएं, चोखा खाएं, भरता खाएं, जो यूपी में। लेकिन आलू के साथ लोग चावल मिला के खाते हैं ना, तो कार्ब हो जाता है, तो मोटे तो ऐसे ही हो जाएंगे मतलब। तो उसमें हमको सोना जो रेंज की जो वैरायटियाँ हैं। अच्छा मैम, यहाँ एक रिसर्च के दौरान सर बात मैं भी जानने की कोशिश करी थी, 70 वैरायटी हैं आलू के लगभग यहाँ की बात हो रही है। उसमें एक आध वैरायटी ऐसे है जैसे कुफरी, नीलकंठ और कुफरी, एक और इसी तरह का एक और मैंने सुना था तो जमुनिया। उसमें विटामिन सी से लेकर के और भी कई पोषक तत्व हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस हैं, लेकिन वो पढ़ने में तो मुझे समझ में आया, मार्केट में क्यों नहीं दिखता है? पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा कि अगर आपको फसल की जो सघनता है वो बढ़ानी है, मतलब एक वर्ष में 4 फसलें लेनी है, 3 फसलें लेनी है, वैसी दशा में कभी भी 90 दिन के आलू की बात मत करिए और प्रोसेसिंग की बात मत करिए। तब आपको लगाना होगा कुफरी पुखराज, कुफरी मोहन, कुफरी गंगा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, जिनको कि आप 60 से 65 दिन 70 दिन में निकाल दें। प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर जाने की अगर बात करते हैं तो आज भी अभी केवल बाहर की प्रजातियों को छोड़ दो तो 90 दिन तो हम कहते हैं, लेकिन अभी भी 100 दिन के ऊपर की प्रजाति हैं। तो अगर आपको अर्ली बल्किंग की बात करनी है और अतिरिक्त फसल लेनी है तो आप इन प्रजातियों को लगाइए। दूसरा प्रश्न मैडम का था, जैसे आलू में प्रजातियों के विकास में 3-4 सेगमेंट हैं, जैसे अर्ली बल्किंग का है, टेबल पोटैटो है, प्रोसेसिंग का है, हीट टॉलरेंट वैरायटी का है। इसी तरीके से हमारे यहाँ स्पेशलिटी का सेगमेंट है और उसको हम कहते हैं कि बायो फोर्टिफाइड वैरायटी। बायो फोर्टिफाइड वैरायटी में हमारा संस्थान कुफरी मानिक, कुफरी नीलकंठ, कुफरी जमुनिया और कुफरी केसर तमाम हैं, जिनमें कि आपने जैसे नाम लिया एंथोसाइनिन, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें से रिच होता है। इवन हमारी एक वैरायटी है जिसको मानिक है, उसमें जिंक और आयरन से भी वो रिच है। तो ऐसी परिस्थितियों में पहली बात तो ये प्रजातियां अभी नई विकसित हैं, जैसे जमुनिया अभी 1 साल पहले आई और सीड चेन तो में क्या वो मार्केट में है? सीड चेन में आने में 5 साल लगता है और सीड चेन के आने के बाद किसान तक पहुंचने में करीब 8 से 10 साल लगता है। और उसके बाद भी उसका एक बुरा जो है, जैसे कुफरी संगम था, ये बहुत जल्दी बाजार में चली गई। अब वो कैसे गई, जैसे भी गई, लेकिन वो जितने जल्दी गई उतने जल्दी बाजार से वो बाहर चली गई। तो बहुत ही अच्छे से जब तक प्रजनक बीज हमारा संस्थान नहीं देता है तब तक उसकी यील्ड पोटेंशियल, उसकी क्वालिटी ट्रेड्स, उसकी सारी चीज़ें वो अच्छे से टेस्ट नहीं हो पाती हैं। कहीं से दूसरे रास्ते से चीज़ चली गई, फैल गई, उसमें कमी आई, बेसी आई। और तीसरी बात मैडम ने आपने पूछा, यह बहुत नैरो सेगमेंट है। इसको खाने वाले, अगर आप बात करेंगी बायो फोर्टिफाइड की, तो अगर आलू खाने वाले आपके 100% में तो ये 0.1 वाले होंगे जो इसको परचेज करेंगे। तो इसलिए ये किचन गार्डन तक ही सीमित रहेगी, चाहे नीलकंठ हो, चाहे आपका जमुनिया हो, चाहे आपका कुफरी केसर हो, या जितनी मानिक हो, क्योंकि इसके खाने वालों की संख्या, ये क्लास जो है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत आपका फर्स्ट क्लास में भीड़ ज़्यादा नहीं होती, तो ये क्लास जो है आपकी बड़ी नैरो है। और जब इसको, और इसकी यील्ड थोड़ी सी कम है, जैसे इसकी नीलकंठ की तो बहुत अच्छी है, लेकिन औरों की अपेक्षा तो इसमें किसान को उतना पैसा मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि डिमांड सप्लाई में वो बैलेंस, वो संतुलन नहीं। तो इसलिए इस सेगमेंट में ऐसे रहेगा जिसको डिमांड होगी, जो चाहेगा, जो आलू खाने के शौकीन हैं, बड़े लोग हैं, वो सारे लोग नीलकंठ लेते हैं, लेकिन कॉमन आदमी से बात करिए तो नीलकंठ कोई नहीं लेता। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, ये सत्र भी मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। अभी सर नीलकंठ की मार्केट की बात हो रही है। लास्ट ईयर आपसे ऑफिस में मीटिंग हुई थी मोदीपुरम कैंपस में, तो लास्ट ईयर हमने सर उसको कश्मीर भेजा था, पर्टिकुलर वहाँ का मार्केट रेड पोटैटो का है टोटली। तो सर हमने भेजा है, खूब भरपूर डिमांड है, जिसके पास हो वो हमें दे सकता है, हम परचेज करेंगे। नीलकंठ कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा मार्केट बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। कश्मीर में बिकता है सर, अच्छा बिकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जोरदार तालियां हो जाए एक बार सभी के लिए फिर से। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सत्र रहा ये। आप लोगों ने अपने अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किए और जाहिर सी बात है जो यहाँ पर सीखने को मिला और जानने को मिला उससे अभूतपूर्व कुछ हो नहीं सकता। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। इसी के साथ इस सत्र को हम यहाँ समाप्त करते हैं और आगे अब बढ़ते हैं। सर आप लोग यहाँ पे ज़रा रुकिए, हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा भेंट आप सभी को, कृपया। अच्छा नहीं, यहाँ पर अनुज जी मंच पर आए और सम्मानित करें। एक छोटा सा भेंट किसान तक की टीम की तरफ से। जोरदार तालियां हो जाए एक बार सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए।